हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे सर। आज की वीडियो हम कवर करने वाले हैं लूप्स के बारे में और ये हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है चैप्टर नंबर 1 की, दैट इज रिवीजन टूर 1। इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो फिनिश हो जाएगा। हम इससे भाई लूप्स पढ़ेंगे और लूप को शुरुआत करने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करते हैं, दैट इज स्टोरिंग कंडीशंस। क्या टॉपिक हमारा टॉपिक है? स्टोरिंग कंडीशंस। अब देखो, सबसे पहली बात है स्टोरिंग कंडीशंस। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। तो इस टॉपिक का मतलब इतना सा है कि हम एक कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन को अगर हमें मोर देन वंस इससे यूज करना है, क्या करना है? अगर हमें इस कंडीशन को मोर देन वंस अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इस कंडीशन को स्टोर करा लेंगे। अब आप वो भैया क्या हम किसी वेरिएबल में सेव करेंगे? हाँ, या हम इसको ये कह सकते हैं कि और वी विल गिव अ नेम, वी विल गिव अ नेम, हम इसको एक नेम दे देंगे एंड हमें जब इसकी जरूरत पड़ेगी हम तब इसको बुला करके इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमें अगर अपने दोस्त को बुलाना होता है तो हम उसको नाम लेते हैं, ठीक है। हमें किसी भी इंसान को इस दुनिया में बुलाना है और उससे अपना कुछ काम करवाना है या कुछ मदद चाहिए है, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली उस इंसान का नाम लेते हैं और उसे बुलाते हैं और अपना काम हो जाता है। अब ये हम कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान है। अगर हम इसका सिंटैक्स देखें इस तरफ, तो हमारा सिंटैक्स क्या रहेगा, यहाँ पर हमें वेरिएबल का नाम लिखना है जिसके अंदर हमें अपनी वैल्यू स्टोर करानी है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी मैं आपके इन कीवर्ड्स के अंदर लिखता हूँ, ठीक है, इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखता हूँ, ठीक है, इन एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर, इसका मतलब ये है कि कुछ स्पेशल चीज है यहाँ पर। स्पेशल चीज का मतलब है कि कुछ प्रोग्रामिंग की कीवर्ड्स यहाँ पर आएंगे, ठीक है, जैसे कि वेरिएबल का नाम आएगा। तो और यहाँ पर आपको अपना लिखना है कंडीशनल का एक्सप्रेशन, ठीक है, कंडीशनल एक्सप्रेशन। आप एक कंडीशन भी लिख सकते हैं, आप एक पूरा का पूरा एक्सप्रेशन भी यहाँ लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, दैट इज वैल्यूज इज इक्वल टू a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड b शुड बी ग्रेटर देन 5, ठीक है। अब मान लो इसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पर मुझे कुछ अपने प्रोग्राम में 10 बार कुछ करना है, तो मैं क्या करूंगा? अब सिंपली जैसे मैंने अगर इफ एल्स की बात करी जाए यहाँ पर 10 मिनट, ठीक है, अगर मैं यहाँ अपने इफ एल्स की बात करूं तो मैं इफ के बाद अपनी कंडीशन लगाता था, बट मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं सीधा यहाँ पर अपनी कंडीशन का नाम लिख दूंगा इफ वैल्यूज, देन जो भी मुझे कराना होगा प्रिंट, ठीक है, प्रिंट बॉडी ऑफ इफ, ओके, एंड एल्स मैं आपका रहेगा प्रिंट बॉडी ऑफ एल्स, ठीक है, बॉडी ऑफ एल्स। तो ये हमारा छोटा सा कंसेप्ट है किस चीज का, कि हम कंडीशन को कैसे स्टोर कर रहे होते हैं। बट अब आपको एक चीज बता देता हूँ, ध्यान से समझो कि इसका एडवांटेज क्या है। देखो, कुछ ना कुछ अगर हम जीवन में करते हैं तो बिना फायदा के हम कोई काम नहीं करते हैं, ऐसा हमारा इंसानों की आदत सी हो चुकी है। अगर हमारी ऐसी आदत है तो फिर हमने मशीन्स भी और सारी चीजें इस तरह डेवलप करनी होंगी। सो इसका पहला काम क्या है, पहला एडवांटेज ये है कि इट रिड्यूसेस रिपीटेशन, यानी कि एक चीज हमें बार बार नहीं लिखनी पड़ती है। और हमारा जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारा अंतिम गोल यही होता है कि हम कम से कम लाइन ऑफ कोड के अंदर अपना जो टास्क है वो हम पूरा करवा लें, ठीक है। एंड इसमें ये भी है कि आपकी थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ठीक है, आपकी जो एक्यूरेसी है इज इम्प्रूव्ड। अब आप कहोगे एक्यूरेसी कैसे इम्प्रूव होती है? देखो, अगर हम एक ही कंडीशंस को बार बार लिखेंगे, ठीक है, हम टाइप कर रहे हो तो हो सकता है हमसे कहीं फॉर एग्जांपल ये ग्रेटर देन है, कहीं इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर इक्वल्स टू है और हम ये लगाना भूल जाएं, ठीक है, सिर्फ हम ग्रेटर देन लगा दें, तो एज अ ह्यूमन क्या होता है कि हमसे गलती हो सकती है। बट अगर हम कंडीशन को एक बार स्टोर कराएंगे और हम सही से वहां कंडीशन लिखेंगे तो हम बार हम अपनी मिस्टेक्स के चांस कम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाला हूं, तो कृपया करके ध्यान से समझें, दैट इज लूपिंग स्टेटमेंट। अब ये समझ लेना कि लूपिंग के स्टेटमेंट सबसे पहले समझो कि लूप का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे आपने हिंदी में सुना होगा, जिसे हम चक्रव्यूह बोलते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बार बार एक ही चीज में, ठीक है, इसको अगर हम नॉर्मली
बात करें तो क्या है, हम एक ही चीज में बार बार हम एक ही चीज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो हमारी डेली लाइफ क्या है, हमारी डेली लाइफ की अगर हम बात करें तो एक लूप है। क्या है? डेली लाइफ हमारी लूप है। अब देखो, अब इसमें क्या मैटर करता है, हमारे लिए मैटर ही करता है कि हम कितने बजे उठते हैं, यानी कि हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होता है। यानी कि अगर मान लो किसी का 4 बजे स्टार्ट होता है, फिर दूसरी क्या है, स्टॉप कंडीशन होती है यहाँ पर। अब स्टॉप कंडीशन क्या होता है, जैसे कि हम कितने बजे सोते हैं, ठीक है। हम कितने बजे सो रहे हैं, हो सकता है कोई बच्चा 11 बजे सो रहा हो, कोई बच्चा हमारा 12 बजे सो रहा हो, कोई बच्चा अगले दिन सो रहा हो, ठीक है। अब बात क्या है, दैट इज स्टेप वैल्यू। अब ये जो स्टेप वैल्यू हमारी है, दैट इज ऑल अबाउट कि हम किस तरह से दो वैल्यू के बीच में डिफरेंस कर पा रहे हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारे दो काम के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। हम भैया हर 2 घंटे के बाद ब्रेक ले रहे हैं, है ना। कुछ बच्चे होंगे हमारे जो कि हर 2 घंटे के बाद ब्रेक ले रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें 8-8 घंटे में ब्रेक चाहिए होता है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि दिन भर कुछ काम ही नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उन्हें ब्रेक सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं दैट इज दो लूप है यहाँ पर। पहला हमारे पास फॉर लूप है, दूसरा हमारे पास वाइल लूप है, ठीक है। वाइल की आवाज को थोड़ा सा इग्नोर करना, और तो मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ अपनी आवाज को थोड़ा सा बोल्ड करने की, क्योंकि बाहर एडवर्टीजमेंट वाले हैं और वो अपना कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस करने जरूर आएंगे। नंबर 1 इज दैट इज फॉर लूप। क्या है, सबसे पहला हमारा फॉर लूप है, और फॉर लूप जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला लूप है, ठीक है। आपके इस पूरे का पूरे प्रोग्रामिंग के अंदर फॉर और वाइल ही रहेंगे जिन्हें हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने फॉर का कंसेप्ट समझ लिया, फॉर सबसे आसान भी मैं कहूंगा, फॉर सबसे आपके लिए आसान भी रहेगा। देखो, अब दैट इज जनरल फॉर्म सबसे पहले हम देखेंगे, अपने जीएफ के पास चलते हैं, ठीक है। मुस्कुरा देते हैं यार तुम जीएफ के नाम पे। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, फॉर के बाद एक वेरिएबल का नाम, ठीक है। अब एक बच्चों का सवाल है, था भैया क्या पेपर में अगर एक्स दिया गया तो मैं एक्स ही लिखना है? जी नहीं, जरूरी नहीं है, वो एक वेरिएबल का नाम है, ठीक है। आप उसकी जगह कुछ और ही वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर इन सीक्वेंस एंड स्टेटमेंट्स टू बी रिपीटेड। एक बार ध्यान रखना, जहां भी आपका ये कॉलन साइन लगेगा ना, जहां ये कॉलन साइन लग जाएगा, उसके बाद में आपको पता है इंडेंटेशन के साथ हमें सारी चीजें लिखनी रहेंगी। दैट इज स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड, और हम इसको एक और चीज बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बॉडी ऑफ लूप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बॉडी ऑफ लूप भी बोला जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं क्या एग्जाम्पल लेना चाहूं, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, फॉर टी इन। अब यहाँ क्या है, आप अगर चाहो तो डायरेक्ट एक सीक्वेंस लिख भी सकते हो, या फिर एक सीक्वेंस को एक वेरिएबल में स्टोर करवा के उस वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैंने लिख दिया है इन 10, 20, 30, 40, और मैंने इसको यहाँ करा दिया, ठीक है। इसके बाद क्या किया मैंने, दैट इज प्रिंट ओके, दैट इज हमारे यहाँ पास टी है ना, तो हमने टी लिखेंगे, t+2 एंड इज इक्वल्स टू, इस तरह से। तो क्या वो हर वैल्यू में ये हमारा 2 का एडिशन कर देगा, ठीक है। क्या कर देगा ये, हर वैल्यू में हमारा ये 2 का एडिशन कर देगा, ओके, ठीक है, t+2। अब इसके साथ हम एक रेंज फंक्शन देखते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। या फिर अब इसको, अब भैया हम इसको वेरिएबल के साथ कैसे करें, देखो हम इसको एक वेरिएबल का नाम देना, फॉर एग्जांपल इज t(2) दैट इज इक्वल्स टू 10, 20, 30, 40, और हम यहाँ पर अगर लिख दें इन t(2), ओके। जो भी आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वो आप इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हो, ओके। बात समझ में आई, ठीक है। अब हम बनाएंगे एक फंक्शन है हमारे पास, दैट इज रेंज। क्या है यहाँ पर, दैट इज रेंज, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए रेंज। अब देखो रेंज फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके जीएफ के पास चलते हैं, तो इसका जनरल फॉर्म है ना। अब इसका जनरल फॉर्म क्या है, हमें पहले 3 बातें समझनी पड़ेंगी। इसका जनरल फॉर्म थोड़ा सा सबसे ज्यादा आसान इसका ही है, बट 3 जनरल फॉर्म है हमारे पास। सबसे पहला जनरल फॉर्म है दैट इज
रेंज ऑफ स्टॉप। अगर हमें रेंज में एक ही वैल्यू दी जाए, क्या दी जाए, अगर हमें रेंज में एक ही वैल्यू दी जाए तो इसका मतलब यह है कि स्टॉप वैल्यू है। और इस केस में अगर हम बात करें, इस केस में हमारी जो स्टार्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये हमारा स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है। एंड जो हमारा ये स्टॉप है ना, अब जो हमारा ये स्टॉप होगा एक्चुअल, वो स्टॉप -1 से होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर रेंज ऑफ 7, तो ये कितने वैल्यू हमारा रुक जाएगा, हमारा लूप रुक जाएगा 6 वैल्यू पर, ठीक है। क्योंकि स्टॉप कहाँ होता है, ये स्टॉप -1 पर जो वैल्यू लिखी है उससे एक माइनस कम करेंगे तो हमारा वहीं पर ही लूप स्टॉप हो जाएगा। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें आपकी स्टेप वैल्यू क्या होगी, देखो स्टेप वैल्यू आपकी रहेगी 1। अब स्टेप वैल्यू का मतलब समझ लो, स्टेप वैल्यू का मतलब ये होता है, आपको यहाँ पे आप लिख लो, स्टेप वैल्यू का मतलब होता है दैट इज डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वैल्यूज, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वैल्यू। ये तो मेरे चेहरे के ऊपर आएगा, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब दिख रहा होगा, हाँ, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वैल्यूज। अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान समझो, अगर मैंने कहा है 2 3 4 5 6, तो हर वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितना है, यहाँ पर आप कहो भाई यार 1 है, तो हमारी स्टेप वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर स्टेप वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। ओके, वेरी गुड। अगर यहाँ पर हम 2 4 6 8 कर दें तो हमारी स्टेप वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, भाई यार स्टेप वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। ओके, सो उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। जनरल फॉर्म में हम नंबर 2 पर आएंगे। नंबर 2 में क्या रहेगा, हमारे पास दो वैल्यू गिवन होंगी। क्या गिवन होंगी, रेंज में अगर स्टार्ट लिखा हुआ है एंड स्टॉप लिखा हुआ है। सो इस केस में क्या होगा, देखो ये जो स्टार्ट होगा ना, हमारा लूप स्टार्ट होगा किस वैल्यू से स्टार्ट होगा, जो हमें वैल्यू यहाँ पर दी गई है, ठीक है, जो हमें वैल्यू यहाँ पर गिवन है उसी वैल्यू से स्टार्ट होगा। ओके, अब ये स्टॉप कब होगा फिर, तो स्टॉप होगा जो भी हमें वैल्यू यहाँ पर गिवन है, जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है और उसमें से हमें -1 करना है, वहां पर हमारा ये स्टॉप हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये स्टेप क्या है, तो अगर यहाँ पे देखो एक बार ध्यान रखो, अगर रेंज में स्टेप वैल्यू नहीं दी गई है तो फिर हमारी डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू 1 होती है। तो सेम यहाँ कंसीडर की जाएगी हमारी स्टेप वैल्यू दैट विल बी इक्वल्स टू 1। स्टेप वैल्यू कितनी कंसीडर करेंगे, हम यहाँ पर 1 अपनी स्टेप वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 3। तो नंबर 3 में क्या हो सकता है, अब देखो नंबर 3 में हमारे पास रेंज ऑफ स्टार्ट कॉमा स्टॉप कॉमा स्टेप वैल्यू कंसेप्ट है, स्टार्ट कॉमा स्टॉप कॉमा स्टेप वैल्यू कंसेप्ट है। और अब यहाँ एक चीज ध्यान से समझना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपका ये लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट वहां से होगा जो वैल्यू आपको गिवन है वहां से आपका लूप स्टार्ट होगा। और अगर भैया हम स्टॉप की बात करें तो फिर वही सेम चीज कि आपकी जो स्टॉप वैल्यू गिवन है उसमें से हम -1 कर रहे होंगे। एंड अब स्टेप वैल्यू का भी दो कंसेप्ट चेंज हो गया, अब डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू नहीं रहेगी। अगर वैल्यूज गिवन है तो फिर वही वाली वैल्यूज है वो कंसीडर की जाएंगी। डिफॉल्ट वैल्यूज तब कंसीडर की जाती हैं जब वैल्यूज आपकी गिवन नहीं होती हैं। ओके, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा इतने से। थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ 2-4, जिससे आपको बढ़िया समझ में आ जाए, क्योंकि अंत में हमारा लक्ष्य क्या है कि हमें समझ में ही तो बढ़िया से आना चाहिए। देखो अगर मैंने लिख दिया रेंज ऑफ 8, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सिर्फ स्टॉप वैल्यू गिवन, यानी कि 0 से शुरू होगा और 0 से शुरू होगा और स्टेप वैल्यू क्या होगी 1, यानी दो वैल्यू के बीच में 1 का डिफरेंस रहेगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर यहाँ पर मैंने ले लिया दैट इज रेंज ऑफ 1,4, तो क्या होगा, ये हमारा शुरू होगा कहां से, 1 से शुरू होगा, ठीक है, 1 से शुरू होगा। एंड 1 2 डिफरेंस क्या रहेगा, दो के बीच में 1 डिफरेंस रहेगा। 3 कहां तक चलेगा, 3 तक चलेगा। 4 तक क्यों नहीं चलेगा, बिकॉज 4 हमारी स्टॉप वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट इज रेंज ऑफ
रेंज ऑफ 1,4,2 अगर हमने कर दिया, क्या कर दिया 1,4,2, तो क्या होगा देखो 1 से शुरू होगा ये, और अगली वैल्यू जो है उसमें हमें 2 प्लस करना है, ठीक है, यानी दो वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। तो अगर हम 1 + 2 करेंगे तो अगली वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 3 आएगी। ओके, अब 3 आ गई और हमारी स्टॉप वैल्यू क्या है 4, ठीक है। देखो अगर आप कोई भी क्वेश्चन मिले आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज है बिगिनिंग लेवल पे, बिल्कुल बेसिक है आपको, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल ही अपना पहले स्टार्ट वैल्यू लिख लेनी है जो कि आपकी 1 है, और आपको स्टॉप वैल्यू लिख लेनी है। स्टॉप वैल्यू मतलब कि अब देखो दो तरीके होते हैं, दो तरीके हैं स्टॉप वैल्यू लिखने के, या तो वो वैल्यू लिख लो जिसपे जो हमें यानी कि जिससे पहले हमें खत्म करना है, ठीक है, या फिर वो वैल्यू लिख लो जहां तक हमें चलाना है लूप को। देखो मैं आपको बताता हूँ, या तो आप 4 लिख सकते हो, ठीक है, और 4 वाले केस में क्या करना है आपको ये मानना है कि भैया 4 पे रुक जाएगा तो 4 से पहले, ठीक है, हम 3 तक ही एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो दूसरा केस आपका ये हो सकता है कि आपने लिख लिया स्टार्ट वैल्यू 1 और स्टॉप वैल्यू आपने लिख ली 4 - 1 = 3। अब 1 से 3 तक आपके पास दो वैल्यू हैं, 1 से 3 तक, ठीक है। अब इन वैल्यूज से हम एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो अब जैसा आपको कंफर्टेबल लगेगा उस तरह चीजों को कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं यहाँ पर रेंज ऑफ 2,6,2, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 से स्टार्ट होगा, दो वैल्यूज के बीच में डिफरेंस कितना 2 का रहेगा, तो 2 और 4 इतना ही आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम +2 करेंगे, अगर हम इसमें +2 कर देंगे 6, तो हमारी स्टेप वैल्यू है, अब हमारा रूल गड़बड़ हो जाएगा, तो हमारा इतना ही इसमें शो होगा। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं वाइल लूप के बारे में, और वाइल लूप हमारा सबसे ज्यादा आसान लूप है, उसमें कुछ ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, दैट इज आपका वाइल का लूप। देखो इसके अंदर क्या है, वाइल लूप आपका तभी चलेगा जब आपकी कंडीशन जो है क्या है, जब आपका जो कंडीशन है वो ट्रू रहेगा, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार लिख लो दैट इट विल एग्जीक्यूट only when your condition remains true, ठीक है। अब भैया कौन सी कंडीशन की बात करी जा रही है ये भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझना। तो फिर इसी जीएफ के पास चलते हैं, अरे जनरल फॉर्म के पास चल रहे हैं भाई। देखो दैट इज पहले वाइल के बाद लॉजिकल एक्सप्रेशन आपको अपना यहां लिखना है, एंड कॉलन के लगते ही आपको यहाँ पर लूप की बॉडी लिखनी है। लूप की बॉडी का मतलब ये हुआ कि वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो कंडीशंस को ट्रू होने के बाद। ओके, और इसमें आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप इसको नोट की तरह लिख सकते हो कि दैट अ लूप ऑफ अ बॉडी may contain a single statement, इसके अंदर एक सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है, और मोर देन इट, ठीक है। और भैया अगर हमारा ये फॉल्स हो गया तो हम क्या करेंगे कंडीशन, तो आप ये भी लिख लो कि इफ condition is false then body of loop will not get execute, ठीक है। आपकी जो बॉडी है लूप की वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही होगी। और इसी टॉपिक के साथ में हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो फिनिश होता है। सो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, और जो बच्चे हमारे लाइव बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं वो एनरोल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो मिलेंगे आपसे लाइव बैचेस के दौरान।